महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर है और सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तों का ऐलान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है, जिसमें नांदेड़ जिले के 4 असेंबली हलकों से उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस फहरिस्त में भोकर असेंबली हलके से साबिक वजीर आला और बीजेपी लीडर अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान का नाम भी शामिल है। अशोक चौहान ने अपने बेटी का नाम सामने आने के बाद नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि श्रीजया चौहान अपने वालिद की सियासी मीरास को आगे बढ़ाने और इलाके की अवामी खिदमत के लिए पुरअज़्म है। अशोक चौहान बीजेपी के एक अहम रहनुमा और साबिक वजीर आला रह चुके हैं और उनकी बेटी की उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी ने इंतखाबात में दिलचस्पी बढ़ा दी है। भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची 9वी अधिकृत घोषणा ही पक्षाने केलेली आहे आणि त्यामुळे मी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित भाई शाह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि चंद्रशेखर बावनकुळे भाजपाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष यांचा मी आभारी आहे की त्यांनी महाराष्ट्र देशातील पहिली यादी आज दुसरं कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाची यादी ही अद्यापही डिक्लेअर झालेली नाही, अनाउन्समेंट झालेली नाही। पहिली यादी ही भाजपाची आज जाहीर झालेली आहे। त्यामुळे महायुतीचं काम कुठल्याही निर्विघ्नपणे पार पडत आहे, कुठलेही वादविवाद नाहीत आणि तिन्ही पक्षाच्या समन्वयातून हे काम जलद गतीने होत आहे। याबद्दल आम्ही पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते समाधानी आहोत, मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे। त्याचबरोबर माझा जुना मतदारसंघ ज्यातून मी अनेक वेळा आमदार झालो, मंत्री झालो, मुख्यमंत्री झालो, तो माझा भोकर विधानसभा मतदारसंघ मी राज्यसभेवर गेल्यानंतर रिक्त झाला होता। त्या जागेसाठी ॲडव्होकेट श्रीजया चव्हाण हिची त्या ठिकाणी पक्षाने शिक्कामोर्तब करून त्यांना ही उमेदवारी दिलेली आहे। याबद्दल शहा पक्षश्रेष्ठींचे आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि मला खात्री आहे की या उमेदवारीमधून निश्चितच एक चांगली राजकीय क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रामध्ये एक चांगली सुरुवात ही श्रीजया निश्चित करेल। ज्या मतदारसंघाला शंकरराव चव्हाण साहेबांचं नेतृत्व एकेकाळी मिळालं होतं, अनेक वर्ष या मतदारसंघात मी आमदार आणि नंतर खासदारसुद्धा या मतदारसंघातल्या चांगल्या लीडनी या मतदारसंघाने मला साथ दिलेली आहे। मला खात्री आहे की जनमताचा कौल हा निश्चितप्रमाणे श्रीजया हिच्या मागे ठामपणे राहील आणि तीसुद्धा चांगल्या मताधिक्याने या मतदार निवडून जाईल, अशा प्रकारचा आत्मविश्वास मला आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमसीआर उर्दू के एडिटर जमीर अहमद खान ने अशोक चौहान से चंद सवाल किए, जिनमें एक भोकर के मुस्लिम वोटर्स के हवाले से था, जो हमेशा से अशोक चौहान के हक में वोट डालते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो उनके बेटी को मुसलमानों के वोट कैसे मिलेंगे। इसका जवाब अशोक चौहान ने कुछ इस अंदाज में दिया। कौन कहता, दलित मुस्लिम में भी मेरे समर्थन देने वाले बहुत लोग हैं, मैं समझता हूँ। फिर भी एक तरह से आपको चैलेंजिंग नहीं, मुझे ऐसा कोई लगता नहीं। मैं कभी भी कम्युनिटी बेसिस पे मैंने अपनी राजनीति मैंने कभी की नहीं है। मैंने काम सबके लिए किया है। जब मैं कांग्रेस में था मैं सबके लिए काम करता हूँ, आगे मैं बीजेपी में तब भी मैं काम डेवलपमेंट के काम के बारे में ऐसा कोई भेदभाव मेरे से नहीं है। और बहुत से लोग मेरे से व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए हैं। कोई कास्ट और कम्युनिटी का मामला मेरे हद तक तो बिल्कुल नहीं आएगा और श्रीजया की हद तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। अशोक चौहान से दूसरा सवाल डीपी सावंत के हवाले से किया गया। डीपी सावंत अशोक चौहान के बहुत करीबी और उनके तालीमी इदारे में एक अहम जिम्मेदारी पर मुतय्यन है। ऐसे में बीजेपी अगर बहुत अच्छी पार्टी है तो अशोक चौहान अपने करीबी दोस्त डीपी सावंत को बीजेपी में शामिल क्यों नहीं करवा सके। इसके जवाब में भी अशोक चौहान ने कुछ इस तरह से बयान दिया। उनका व्यक्तिगत फैसला है कि सब पार्टियों में मेरे डीपी सावंत ने मेरे ये सब जितने आमदार कांग्रेस से चुन के मैंने चुन के लाए थे उसको, ये बात बता रहा हूँ मैं। पर सवाल ये है कि मैंने किसी को जब मैं बीजेपी ज्वाइन किया उसी दिन मेरा स्टेटमेंट आज भी मैं कायम हूँ उसको, मैंने किसी को इनवाइट बीजेपी ज्वाइन करने के लिए किसी को भी मैंने बुलाया नहीं, डीपी सावंत को भी बुलाया नहीं। उनका व्यक्तिगत फैसला है
और संस्था का सचिव रहना, इसका कोई पार्टी से कभी कोई लेन देन नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। संस्था अलग चीज़ है, पार्टी अलग इशू है। अशोक चौहान से तीसरा सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज जलील के हालिया ऐलान के हवाले से किया, जिसमें उन्होंने नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही है कि इस फैसले के पीछे अशोक चौहान का हाथ है ताकि कांग्रेस के वोट तकसीम हो। इस पर अशोक चौहान ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए अपनी बात कुछ इस अंदाज में पेश की। इम्तियाज जलील को लाने में आप ही उसमें इम्पोर्ट रोल अदा कर, ऐसी बातें हो रही है। मुझे क्या करना है, मैं लोकसभा कैंडिडेट नहीं हूँ। पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, ये सब गलत बातें हैं, ये सब अफवाहें उड़ाई जाती है, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास है और मेरे को ज़रूरत नहीं सब कर। मैंने मेरे वक्त भी नहीं किया कभी। मैं कर सकता था, अगर करना है तो मेरे चुनाव में क्यों नहीं किया। फिर मैंने लोकसभा के लिए मैं 2-4 महीने पहले खड़ा था, मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। वो सवाल ये है कि ऐसे तरीके से मैच फिक्सिंग करना, ये कहीं हम लोग मेरिट पे लड़े हैं, कोशिश किए हैं, कभी कोई था कभी नहीं था। वो तो नांदेड़, जैसे मैं कहा ना, ये एक प्रयोग भूमि बन गई नांदेड़ में। कोई भी आता है, कुछ भी करता है, लोग भी दे देते वोट्स और फिर बाद में रियलाइज कर रहे अपने वोट खराब हो गए। तो तक मैं समझता हूँ कि वोटर काफ़ी होशियार है, समझदार है और वोटर्स को ये पिछले कई सालों का अनुभव है कि हमारे डिवीज़न ऑफ वोट में कितना नुकसान नांदेड़ ज़िले का हुआ है, ये उन्होंने महसूस किया है। और मुझे लगता है कि डिवीज़न नहीं होगा, काम करने वाले व्यक्ति की छवि पर अवलंबन है, उसको वोट मिलेगा।